और राज। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहते हुए तन्वी अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे जमीन पर फेंक देती है। गुस्से से तन्वी का चेहरा लाल हो चुका होता है। बचे हुए कपड़ों में उसकी खूबसूरती और निखर के नजर आने लगती है। यामिनी न चाहते हुए भी एक पल के लिए तन्वी को देखती रह जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर तन्वी शर्म से कांपने लगती है। अपने बदन में बचे बाकी कपड़ों को पकड़ते हुए तन्वी गुस्से से विद्युत की आंखों में देखकर कहती है, क्या आज के लिए इतना काफी है? इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने 8 साल पहले महसूस की थी। विद्युत मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। असल में तन्वी को ऐसी हालत में देखकर उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी देखकर विद्युत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उल्टा वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टाई को ढीला कर देता है। उधर तन्वी विद्युत को खामोश देखकर अपने बचे हुए कपड़ों को उतारने ही वाली होती है कि विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, गेट आउट। तन्वी रुककर विद्युत की तरफ देखने लगती है और अपने हाथ अपने कपड़ों से हटा लेती है। विद्युत की आवाज से घड़ी का सन्नाटा छा जाता है। माहौल को शांत होता देखकर यामिनी चैन की सांस लेती है। इतनी देर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत और तन्वी किसी फिल्म का सीन कर रहे हों, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस इंसल्ट से यामिनी चिढ़ते हुए तन्वी से कहती है, बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर विद्युत ने क्या कहा? जस्ट गेट लॉस्ट। विद्युत मुड़कर यामिनी को देखता है। गुस्से भरी आवाज में वो फिर कहता है, आई सेड गेट आउट। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि मिस्टर विद्युत उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। यामिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि विद्युत एक बार फिर उसे गुस्से से देखता है। यामिनी घबराकर तन्वी को देखते हुए गाड़ी से बाहर चली जाती है। यामिनी के जाते ही सब कुछ फिर से एकदम शांत हो जाता है। तन्वी अभी भी उसी हालत में विद्युत के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर उसके काले घने बाल लहरा रहे थे और उसकी काली आंखों में शर्म और जिद एक साथ नजर आ रही थी। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा से तन्वी कांप उठती है। तन्वी को ऐसे हालत में देखकर विद्युत को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि तन्वी के लिए उसका रवैया कुछ नर्म पड़ गया है। अपने जज्बातों को दबाते हुए वो अपनी नजरें तन्वी से हटा लेता है। विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वहीं उसकी बड़ी सी परछाई में कैद हो चुकी है। अचानक तन्वी विद्युत से पूछती है, मिस्टर विद्युत, क्या आप मुझसे नाखुश हैं? पिछली रात से तन्वी को ऐसा ही लग रहा था कि विद्युत को उससे कोई लगाव नहीं है। तन्वी इस बात को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर आज जब विद्युत ने उसे सबके सामने इतना बेइज्जत किया तो ना चाहते हुए भी उसे विद्युत से ये सवाल पूछना पड़ा। नाखुश? विद्युत झूठी मुस्कान के लिए तन्वी की तरफ देखकर कहता है, उन दोनों के रिश्ते को सिर्फ खुशी के तराजू में नहीं रखा जा सकता था। वेनिटी से बाहर जाने के लिए विद्युत दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के आखिर में पहुंचकर वो अचानक सारी खिड़कियों को पर्दों से ढकने लगता है। उसके ऐसा करते ही पूरे वेनिटी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में तन्वी विद्युत को धीरे धीरे अपने करीब आते देखती है। अचानक तन्वी को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है। विद्युत अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। घबराते हुए वो विद्युत से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे नाखुश हूँ कि नहीं? विद्युत तन्वी की बात का जवाब देता है। तन्वी ठंड से कांप रही थी और जमीन पर गिरी अपनी शर्ट को वो उठाने ही वाली होती है कि इतने में विद्युत अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। तन्वी को सोफे पर ढकेलते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है। मिस्टर विद्युत, प्लीज नो। हिचकिचाते हुए तन्वी विद्युत से कहती है,
विद्युत तन्वी के और करीब आता चला जाता है। तन्वी अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेती है। आज पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया है। सब खत्म होने के बाद विद्युत तन्वी के पास से हट जाता है। तन्वी अभी भी सोफे पर लेटी हुई है। तन्वी की तरफ देखते हुए विद्युत उससे कहता है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशी की वजह बस तुम्हारा जिस्म है। विद्युत की बातों में जहर खुला हुआ लगता है। ये सुनकर तन्वी खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करती है। तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा तन्वी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विद्युत की हर बात का जवाब देने की। तन्वी खुद को समझाती है। विद्युत पूरे कपड़ों में तन्वी के सामने खड़ा है। वहीं तन्वी का बदन आधे अधूरे कपड़ों में ठंड से कांप रहा है। अपनी हालत पर तन्वी को खुद पे दया आने लगती है। विद्युत ने आज भी उससे प्यार करते वक्त अपने कपड़ों को हटाना जरूरी नहीं समझा। आखिर किस बात का घमंड है उसे? बस क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तन्वी ये सब सोचते हुए सोफे से उठकर बैठ जाती है। विद्युत को बाथरूम की तरफ जाता देखकर तन्वी बोल पड़ती है, पर मैं आप या आपके जिस्म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही विद्युत जाते जाते रुक जाता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तो पहले से ही इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। आपको किसी ने बताया नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे किया जाता है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच दे वो प्यार करने के लायक नहीं होती। ये सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में। इसी वजह से वो उससे इतनी नफरत करते हैं। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल ना होता तो वो कभी भी इस डील के लिए राजी ना होती। तन्वी के मन में ये सब बातें घूमने लगती हैं। तन्वी की इंसल्ट करते हुए विद्युत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वापस आकर बगैर तन्वी की तरफ देखे वो वैनिटी से जाने लगता है। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही वो रुककर तन्वी को नफरत भरी आंखों से देखता है और उससे कहता है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। विद्युत की बात सुनकर तन्वी पैनिक कर जाती है। उस जैसी लड़कियां, क्या कमी है उसमें? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसे जीने तक का कोई हक नहीं? तन्वी गुस्से में सोचती है, बस क्योंकि मिस्टर विद्युत बहुत अमीर है वो समझते हैं कि वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। तन्वी गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। खुद को संभालते हुए वो जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। तन्वी फौरन अपने कपड़े पहनती है और अपना सामान लेकर वैनिटी से बाहर निकलने लगती है। वैनिटी के बाहर विद्युत का मैनेजर अमृत तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी के बाहर आते ही अमृत उससे कहता है, चलिए मैं आपको फिल्म सेट के बाहर तक छोड़ देता हूँ। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता। बिना कुछ कहे वो अमृत के पीछे पीछे चल देती है। इसका मतलब अमृत पूरे वक्त वैनिटी के बाहर ही खड़ा था। अगर ऐसा है तो उसने अंदर की सारी बातों को सुन लिया होगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि तभी अमृत उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है, मिस तन्वी, क्या आप जानती हैं कि मिस्टर विद्युत ने आपसे शादी क्यों की? अमृत के सवाल से तन्वी का ध्यान टूटता है और वो पलटकर उससे पूछती है, क्यों? क्या आपको भी नहीं पता? अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे वाकई नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जब तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी तब विद्युत के मैनेजर अमृत ने ही उसका पता लगाया था। विद्युत से शादी की डील भी अमृत ने ही करवाई थी। इम्पॉसिबल, अमृत शॉक्ड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी भी अचंभे से अमृत की बात सुन रही होती है। दरअसल मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो खुद मिस्टर विद्युत ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। आपसे शादी के एग्रीमेंट का आइडिया भी उन्हीं का था।
मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अमृत की बातें सुनकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो विद्युत को पहले से जानती होती तो मीडिया की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम बन चुकी होती। सब जानते हैं कि सुपरस्टार विद्युत की जिंदगी से जुड़ी कोई भी खबर मिनटों में बिक जाती है। तन्वी सोचने लगती है, क्या मैं आपको घर भेजने के लिए कार का अरेंजमेंट करूं? फिल्म सेट के बाहर आते ही अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी उसे फौरन मना करते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ये कहते हुए तन्वी अकेले ही बाहर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त सारे रिपोर्टर्स भी शूटिंग सेट से चले गए होते हैं। जाहिर है कि सबको सुपरस्टार विद्युत और यामिनी सहाय के साथ होने की खबर को पब्लिश करने की जल्दी होगी। रोड क्रॉस करके तन्वी टैक्सी को रुकवाने ही वाली होती है कि इतने में एक रेड कलर की ऑडी कार उसके सामने आ जाती है। कार का दरवाजा अचानक से खुलता है और यामिनी गुस्से में कार से उतरती है। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी इस वक्त वहां क्या कर रही है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, यामिनी उसके पास आकर उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, विद्युत सिर्फ मेरा है। तुम ये मत समझना कि तुम उन्हें अपनी खूबसूरती के दम पर मुझसे छीन लोगी, यामिनी तन्वी से कहती है। वो थप्पड़ तन्वी को इतनी अचानक से लगा था कि उसे कुछ रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। थप्पड़ से उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका होता है। तन्वी अपने हाथों से अपने गालों को छूकर देखती है और महसूस करती है कि उसके चेहरे के सारे दांत भी बिल्कुल ठीक हैं। तन्वी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो खुद को संभालते हुए वापस सीधी खड़ी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं तो स्टार्स और रिपोर्टर्स के बीच कई नोक-झोंक होती रहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी स्टार ने किसी रिपोर्टर को थप्पड़ मारा हो। तन्वी यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से पिछली रात ही मिस्टर विद्युत ने शादी कर ली है। क्या उन्होंने आपसे शादी की है? क्या आप ही मिसेस विद्युत नोमानी है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी मुझसे हुई या किसी और से, पर किसी भी कीमत पर वो जगह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। यामिनी तन्वी के सवालों का जवाब देती है। यामिनी की बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रस्ट मी, मैं सपने में भी कभी मिसेस नोमानी बनना नहीं चाहूंगी। उस वक्त उन दोनों के आसपास कोई नहीं होता। यामिनी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी शादी भी मिस्टर विद्युत से हुई होती तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, मिस्टर विद्युत से दूर रहो। तन्वी चौंक कर यामिनी से पूछती है, क्या कहा आपने मिस्ट्रेस? पर जहाँ तक मुझे याद है आपने जस्ट अभी मिस्टर विद्युत को प्रपोज किया था और उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया। इन सब के बावजूद भी आप उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं? क्या मिस्टर विद्युत कभी इस बात के लिए राजी होंगे? तन्वी की तानों भरी बातें सुनकर यामिनी काफी नाराज हो जाती है। गुस्से में वो तन्वी से कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो ये है कि मिस्टर विद्युत के साथ मीडिया की खबरों में मेरा ही नाम आने वाला है। उनकी शादी को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें भी एक नाम तो मेरा जरूर ही होगा। उस वक्त यामिनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो तन्वी को फिर से धमकाते हुए कहती है, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना ये थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अगली मुलाकात सिर्फ एक थप्पड़ पर खत्म नहीं होगी। इतना कहते हुए यामिनी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। यामिनी को जाते देखकर तन्वी अपने बैग से धूल को हटाकर अपने फोन को बाहर निकालती है। उसके फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तन्वी उसके बटन को ऑफ कर वापस अपने बैग में रख लेती है।